इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट करने के लिए पहले हमें किन बेसिक क्वांटिटीज के बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट की डेफिनेशन। मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट इज द एक्ट और रिजल्ट ऑफ ए क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एन अननोन मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है इसका कि मेजरमेंट करने में हम बेसिकली करते क्या है कि हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब कंपेयर करके हमें एक क्वांटिटी मिलनी चाहिए। कंपेयर करके हमें एक क्वांटिटी मिलनी चाहिए। जैसे जैसे हो सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ए क्वांटिटी। या फिर हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर, दिस इज ए क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कंपेयर करने के बाद अगर हमें क्वांटिटी की फॉर्म में एक रिजल्ट मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। इस एक्ट को या जो रिजल्ट हमें मिला इसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। अब कंपेयर करना किससे है? कंपेयर उस डिवाइस से करना है जो कि जिसमें से पहले जिसमें पहले से ही ये जो डायमेंशंस हैं वो सेट होगी कि 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर कितना होगा, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। तो इस स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे किसको? जिसका मैग्नीट्यूड हमें मेजर करना है, जिसका मैग्नीट्यूड हमें मेजर करना है, जो क्वांटिटी हमारी अननोन है। तो अननोन क्वांटिटी को एक नोन के साथ में हम कंपेयर करेंगे। कैसा कंपेयर? क्वांटिटेटिव, जिसमें हमें कुछ रिजल्ट जो मिलेगा वो एक क्वांटिटी की फॉर्म में मिलेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेजरमेंट। ठीक है। तो जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है जो कि अननोन क्वांटिटी है उसको बोलते हैं मेजरेंट। उसको बोलते हैं मेजरेंट। तो मेजरेंट होगा एक तरफ, इस अननोन क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन जिसको हम मेजरमेंट बोल रहे हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक नोन क्वांटिटी जिसको हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, इसके साथ में कंपेयर मिलेंगे। और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, एक क्वांटिटी मिलेगी। क्वांटिटी की फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस कंपैरिजन के प्रोसेस को या क्वांटिटेटिव कंपैरिजन को हम बोलेंगे मेजरमेंट। ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे कि प्री डिटरमाइंड, पहले से जो डिटरमाइंड हमारे पास वैल्यू है उसको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड। तो बेस अब समझते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है। तो मेजरमेंट में स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्पेसिमेन होते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं, जिस स्पेसिमेन को, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे कोई स्पेसिमेन है और वो हमें ये बता रहा है कि 1 मीटर कितना है और सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब भारत में भी, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, ब्रिटेन में भी, हर जगह यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो है वो 1 मीटर क्वांटिटी आपको दे रहा है। तो इस स्पेसिमेन को बोलेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है। उसी तरीके से 1 kg अगर हमें कोई स्पेसिमेन दे रहा है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्पेसिमेन है। Standards provide reference for assigning a numerical value to a measured quantity. तो स्टैंडर्ड से बेसिकली हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड बेसिकली रेफरेंस प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड क्या करता है? रेफरेंस प्रोवाइड करता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने के लिए किसी मेजर्ड क्वांटिटी की। ठीक है। तो ये काम होता है स्टैंडर्ड्स का। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पे। स्टैंडर्ड कितने टाइप के होते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्पेसिमेन की। यूनिवर्सली मतलब यहाँ पे बात चल रही है पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की, अपने कंट्री की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बात चल रही है पूरे वर्ल्ड की। तो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सबसे नंबर 1 होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वो होता है जो कि देखो हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जैसे कि 1 मीटर कितना रहेगा, 1 मीटर कितना रहेगा, तो इसके लिए क्या किया गया कि भाई सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि 1 मीटर कितना रहेगा, इसके लिए हम एक स्पेसिमेन बनाएंगे। तो सब लोगों ने मिलके बनाया कि ये हम जो डायमेंशन रखेंगे ये 1 मीटर रखेंगे और इसको सब एक्सेप्ट करेंगे। तो एक ये जो स्पेसिमेन बना जिसको सब ने एक्सेप्ट किया, इसको बोलेंगे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक जगह पे कहीं पे हमने फिक्स करके रख दिया एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, ताकि इसकी जो डायमेंशन है वो चेंज ना हो। तो ये 1 मीटर डायमेंशन का एक स्पेसिमेन बना के हमने रख दिया। अब ये जो रखा हमने, ये रखा है फ्रांस में।
फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक लेबोरेटरी है, वहां पे इसको रखा हुआ है। अब जैसे मान लो इंडिया में किसी को नापने की जरूरत पड़ी कि 1 मीटर कितना है, तो उसको फ्रांस जाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कुछ कॉपीज बना के सारे कंट्रीज को एक एक इसकी कॉपी दे दी। तो इसकी जो कॉपी बनाई गई उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड हर एक कंट्री को दे दिया और हर एक कंट्री ने इसको अपनी कैपिटल में रख दिया। जैसे इंडिया को जो इसकी कॉपी मिली है वो रखी हुई है न्यू दिल्ली में, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इनकी एक जो लेबोरेटरी है जिसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल, न्यू दिल्ली में ये रखा हुआ है। अब इंडिया की कैपिटल में स्टैंडर्ड हो गया। अब मान लो किसी को कन्याकुमारी में, किसी को कश्मीर में, किसी को सपोज बनारस में ये देखना है कि 1 मीटर कितना होता है, तो उसको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। इसलिए क्या किया गया कि फिर इसकी भी कुछ सेकेंडरी कॉपीज बना के स्टेट्स को दे दी गई। तो ये हो गए आपके जो कॉपीज बना के इसकी दी, वो हो गए सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है। अब प्रॉब्लम फिर भी वही है कि स्टेट्स जो है वो भी काफी बड़े बड़े स्टेट्स हैं। तो अगर एक जगह पे रखा रहेगा तो बाकी इंडस्ट्रीज को बार बार यहाँ पे मेजरमेंट के लिए आना पड़ेगा। तो फिर क्या किया है, जिस इंडस्ट्री में काम हो रहा है, जैसे जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी इसकी एक एक कॉपी बना के दे दी, और उनको बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड कहाँ पे होते हैं, वो कंपनीज में ही रखे होते हैं एक स्टैंडर्ड की तरह। उसे हम यूज नहीं करते मेजरमेंट के लिए, वो सिर्फ स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ मेजरमेंट की जो आपके मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उनको सही करने के लिए, उनको चेक करने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, उसके लिए हम इसको सिर्फ यूज करते हैं। तो 4 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स और वर्किंग स्टैंडर्ड। तो वर्किंग स्टैंडर्ड जो रखे होते हैं वो इंडस्ट्रीज में होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में वर्किंग स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे लेंथ स्टैंडर्ड, तो लेंथ स्टैंडर्ड की हम बात करें तो इसमें लेंथ स्टैंडर्ड जो है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है लाइन स्टैंडर्ड और एक होता है एंड स्टैंडर्ड या एंड मेजरमेंट। तो लाइन मेजरमेंट और एंड मेजरमेंट। अब देखो जैसे ये 2 लाइन मैंने बना दी है और इन 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है, तो इसको तो हम बोलेंगे लाइन मेजरमेंट। ठीक है। और मान लो 2 सरफेस बनाई हुई है, जैसे ये एक सरफेस हो गई, ये एक सरफेस हो गई। ठीक है। तो अगर इन दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस मुझे ये मेजर करनी है, तो ये हो जाएगा आपका एंड मेजरमेंट, ई एन डी, एंड मेजरमेंट। ठीक। तो जिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप जो मैंने बताया था फ्रांस में रखा हुआ है, वो इस तरीके का होता है। इस तरीके का उसका शेप बनाते हैं, और इस तरीके का शेप इसलिए बनाते हैं ताकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो, और इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट में लेबोरेटरी में रखा जाता है। अब इसकी जो डिस्टेंस रहेगी, ये वाली यहाँ से लेकर उसके उस एंड तक की जो डिस्टेंस रहेगी, वो होगी आपकी 1 मीटर। तो इसी को माना जाएगा 1 मीटर। ठीक है। उसके बाद कैलिब्रेशन एंड सर्टिफिकेशन क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया कि एक वर्किंग स्टैंडर्ड एक इंडस्ट्रीज में रखा रहता है। जब आपको लगता है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप उसको स्टैंडर्ड के पास लेके जाते हो, उससे चेक करते हो कि भाई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर चेक करने के बाद में लगता है कि वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो फिर उसको सही कर लेते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है ना चेक करने का, कंपेयर करने का किसी स्टैंडर्ड के साथ में, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो मान लो आपने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपको लग रहा है कि ये वैल्यू सही नहीं दे रहा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, कौन सा स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड, जो लास्ट वाला था वर्किंग स्टैंडर्ड, आप एक स्पेसिमेन को लेके जाओगे, आप उससे कंपेयर करोगे इसको, मतलब आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उससे आप उसको मेजर करोगे, और जो आपका स्टैंडर्ड रखा हुआ है उससे आप मेजर करोगे। तो अगर दोनों सेम डायमेंशन देने तो मतलब ठीक है, और दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें थोड़ा कुछ करेक्शन वगैरह करके, और उसको फिर जब वो ठीक से रीडिंग देने लगेगा तब उसको हम यूज कर लेंगे एज एन स्टैंडर्ड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैलिब्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जोन है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने एक सेंसर रखा जो कि हमें कैलिब्रेट करना है, और यहाँ पे दूसरा सेंसर है जो कि रेफरेंस सेंसर है। तो ये रेफरेंस सेंसर जो है वो जितना भी टेम्परेचर हमें यहाँ पे बता रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, वो तो हमें पता है कि ये सही होगा। अब मान लो ये 24 बता रहा है, तो हमें इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। सर्टिफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से रीडिंग नहीं दे रहा, आपको चेक करना है, और आपकी इंडस्ट्री में वर्किंग स्टैंडर्ड नहीं है, वो किसी बड़ी इंडस्ट्री में है। तो आप उस इंडस्ट्री में जाओगे, उससे अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराओ। ठीक है। लेकिन जब वापस आओगे तो पता कैसे लगेगा कि वो कैलिब्रेट हुआ है कि नहीं हुआ।
तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो जो इंडस्ट्री है वो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगी। कैलिब्रेट करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है। ठीक है, तो अगर किसी दूसरी इंडस्ट्री से बाहर से आप कैलिब्रेशन कराते हो तो वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, एंड दैट प्रोसेस इज सर्टिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद देखो एरर्स क्या होती है, मेजरमेंट में एरर क्या होती है। तो एरर क्या होती है, मान लीजिए कि एक स्पेसिमेन, इसकी जो वैल्यू है वो 92 सेंटीमीटर है, तो ये तो इसकी होगी ट्रू वैल्यू। आपने इसको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापा और इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसकी वैल्यू आई 92.4 सेंटीमीटर, तो ये आ गई आपकी मेजर्ड वैल्यू, ये आपने मेजर करी है, और ये आपकी क्या थी, ट्रू वैल्यू थी, जो इसकी वैल्यू एक्चुअल में है ट्रू वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसी को बोलेंगे हम एरर। तो एरर बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा एरर। अब मान लीजिए कि इसकी ट्रू वैल्यू 92 सेंटीमीटर है, आपने इसको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापा और उस ये जो रीडिंग दे रहा है वो भी 92 सेंटीमीटर ही दे रहा है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो यानी कि आपने जो मेजर किया उसमें कोई भी एरर नहीं आ रही। अब ये जो एरर है वो अलग अलग तरीके से की वजह से आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट की वजह से, उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई करा है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ग्रॉस एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर होती है और रैंडम एरर होती है, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। तो इनको देखते हैं क्या। देखो ग्रॉस एरर जो है, ग्रॉस एरर क्या होती है, ग्रॉस एरर वो एरर होती है जो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आती है। जैसे कि आपने रीडिंग गलत दी, वो तो दिखा रहा है 92 लेकिन आप उसको पढ़ रहे हो 92.4, तो ये आपकी गलती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ डाटा हमें रिकॉर्ड करना है, कुछ कैलकुलेट करके हमें निकालना है, उसमें आपकी गलती है, या आप रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट मेजर रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। करेक्शन कोई अप्लाई करनी थी वो आपने ठीक से नहीं करा है। तो इस तरह की जो भी एरर्स हैं जो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आ रही हैं, इस तरह की एरर्स को हम बोलेंगे ग्रॉस एरर। इस तरह की एरर्स को क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ड्यू टू ओवरसाइट इंस्टेड ऑफ, कभी कभी क्या हो सकता है कि जो टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस था उसको आपने रीड कर लिया 31.5 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज द ह्यूमन मिस्टेक। तो इस तरह की एरर को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर, ठीक है। क्योंकि 21.5 डिग्री सेल्सियस था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका सही दिखा रहा है, लेकिन आपने उसको देख ही गलत लिया, ओवरसाइट की वजह से आपकी जो आई साइड है वो अच्छी नहीं है, तो आपको 21.5 की जगह पे 31.5 डिग्री सेल्सियस दिखाई दिया, ठीक है। या फिर इस तरीके की गड़बड़ हो सकती है कि जैसे कि आपकी जो रीडिंग थी वो 25.8 डिग्री सेल्सियस थी, आपने इसको 28.5 डिग्री सेल्सियस पढ़ लिया, तो दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो इस तरह की जो भी मिस्टेक्स होंगी जो ह्यूमन एरर की वजह से आ रही है, ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आ रही हैं, इस तरह की एरर्स को हम बोलेंगे ग्रॉस एरर, ठीक है। उसके बाद आती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर्स होती हैं जो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में बार बार रिपीट होती है, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में बार बार रिपीट होती हैं। मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 92 एक्चुअल डायमेंशन है, आप उसकी आ रही है 92.4, तो एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया 92.4 माइनस 92 यानी कि 0.4, साइन प्लस है यहाँ पे, तो बार बार आपकी जो डायमेंशन है वो 92.4 ही आ रही है। मान लीजिए कि एक बार आपकी जो डायमेंशन है वो 92.4 आई, दोबारा आपने जब इसको मेजर किया तो 91.6 आ गई, ठीक है। तो 91.6 माइनस 92 कितना आ गया, -0.4। तो देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 0.4 था, यहाँ पे भी 0.4 है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है। तो जो मैग्नीट्यूड, तो ये जो एरर होगी इस तरह की, वो फिर सिस्टमेटिक एरर में नहीं आएगी। सिस्टमेटिक एरर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिपीट होते हैं। मतलब अगर +0.4 आ रही है तो आप कितनी बार भी रीडिंग ले लो, 500 बार ले लो, 1000 बार ले लो, आपकी जो रीडिंग है हर बार एरर जो है वो +0.4 mm या सेंटीमीटर ही आएगी हर बार। तो इस तरह की एरर को हम बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिपीट होती है, एवरी टाइम रीडिंग इज रिपीटेड द एरर इज रिपीटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये किस तरह की एरर हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंस्ट्रूमेंट की एरर, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो वो 92 की जगह 92.4 ही दिखाएगा बार बार, चाहे उसे एक बार मेजर करो, चाहे 10 बार मेजर करो, चाहे 1000 बार मेजर करो। तो अगर इंस्ट्रूमेंट की कोई एरर होगी तो वो
आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इस तरह की एरर को आप क्या बोलोगे? सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंट की वजह से कोई एरर आ रही है तो वो बार बार सेम रिपीट होगी। ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑपरेशनल एरर, ये जो एरर है ये सब क्या है? सिस्टमेटिक एरर। ऑपरेशनल एरर जैसे कि मान लीजिए कि आपको पाइप का फ्लो मेजर करना है, तो जो फ्लो मीटर आप लगाते हो ना, वो कभी भी पाइप जहाँ पे बेंड हो रहा होगा उस बेंड के आसपास नहीं लगाओ। ठीक है, बेंड से काफी दूर आपको फ्लो मीटर लगाना पड़ेगा। मान लो बेंड पे आपने फ्लो मीटर लगा दिया, तो वो ये आपको क्या देगा? एरर देगा। जो एक्चुअल फ्लो होगा उससे रीडिंग यहाँ पे अलग आएगी, और जितनी बार भी मेजर करोगे उतनी बार सेम वही रीडिंग आएगी। तो इस तरह की एरर को बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर, जो कि सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में बार बार रिपीट होती है। उसके बाद आती है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर्स वो एरर्स होती हैं जो रैंडमली कभी भी किसी भी वजह से आ सकती है। जैसे फ्रिक्शन की वजह से आ सकती है, वाइब्रेशन की वजह से आ सकती है, पावर सप्लाई में वेरिएशन फ्लक्चुएशन की वजह से आ सकती है, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं। तो इन वजह से जो भी एरर्स आती है उनको एरर को बोलते हैं हम रैंडम एरर। ठीक है, द हैपनिंग ऑफ और डिस्टर्बेंसेस अबाउट विच वी आर अनअवेयर, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं हो सकता, सडनली एकदम से कुछ भी रैंडमली किसी भी तरह की प्रॉब्लम की वजह से कुछ एरर आ जाती है मेजरमेंट में, तो इस तरह की एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, उसके बाद देखो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है 92 सेंटीमीटर, दिस इज द ट्रू वैल्यू। अब हम एरर को डिस्कस कर रहे थे, समझ में आ गया। अब एक्यूरेसी क्या है? देखो एक्यूरेसी क्या है कि मान लो 92 सेंटीमीटर इसकी ट्रू वैल्यू, आप इससे मेजर कर रहे हो तो एक वैल्यू आपको मिल रही है 92.1, एक वैल्यू आपको मिल रही है 92, एक वैल्यू आपको मिल रही है 91.9। ठीक है, दूसरी, तो इस तरह की जो वैल्यू मिल रही है सारी की सारी जो वैल्यूज है वो 92 के आसपास में ही है। तो यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है? एक्यूरेट है। ये देखो, ये जो होगा एक्यूरेट होगा, सारी जो वैल्यूज है वो 92 के बिल्कुल पास पास में है। तो इसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज भी है साथ में। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि सारी जो वैल्यूज हैं वो हमें एक जगह पे मिल रही है, 92 के आसपास में ही मिल रही है। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ पे 92 है, अब वैल्यूज जो आपको मिल रही हैं वो सारी की सारी इससे बहुत दूर मिल रही है एक्यूरेसी से। 92 एक्चुअल वैल्यू है, आपको मिल रही है 85.5, 85.6, 85.4, 85.4, इस तरीके से बार बार आपको वही वैल्यूज मिल रही हैं। तो लेकिन ये एक्यूरेसी वैल्यू क्या थी इसकी? 92, 92 से बहुत दूर है। तो ये क्या होगा? प्रिसाइज तो है, बार बार रीडिंग आपको वही मिल रही है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी से बहुत दूर है। तो ये क्या होगा? नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। ठीक है, ये क्या था? हाई एक्यूरेसी थी यहाँ पे और हाई प्रिसीजन भी था। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो तो ये प्रिसाइज नहीं है बट एक्यूरेट है, क्योंकि 92 टारगेट के आसपास में सारा कुछ आ रहा है, लेकिन कोई डिस्टेंस इधर बहुत दूर जा रही है, कोई इधर बहुत दूर जा रही है। तो 92 तो बीच में है, इसके तो आसपास आ रहा है, लेकिन कोई डिस्टेंस मान लो 91 जा रही है, कोई 93 जा रही है, तो ये बहुत दूर दूर डिस्टेंस हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है। 91 93 में बहुत डिफरेंस है मेजरमेंट के हिसाब से, देखो। ठीक है, और अगर ये जो 92 एक्यूरेट वैल्यू है, मान लो कोई मिल रही है 85 है, कोई वैल्यू मिल रही है 85, कोई मिल रही है 95, कोई मिल रही है 93, कोई मिल रही है 94, तो ये क्या हो जाएगी? ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। तो ये हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। उसके बाद देखते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है। देखो, when the input is slowly increased, the output does not change until a certain increment is exceeded. This increment is known as resolution of the instrument. मतलब इनपुट में अगर आप कोई चेंज करोगे तो आउटपुट में जब तक चेंज नहीं होगा उस वेरिएशन को बोलेंगे हम रिजोल्यूशन। जैसे मान लो आपने स्प्रिंग लगाया, आप स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से आप इसका जो डिफ्लेक्शन होगा उसके डिफ्लेक्शन से आप मेजर कर रहे हो इसका फोर्स। तो अगर इसमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन होता है तो आपको पता है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे 10, 2 सेंटीमीटर पे 20 न्यूटन, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेजर कर रहे हो, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया। तो मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ, आपको पता लग गया 10 न्यूटन। फिर 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 mm, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर का मतलब सॉरी 2 सेंटीमीटर का मतलब 20 mm। तो 10 mm पे मिल रहा है आपको 10 न्यूटन।
उसके बाद 11 mm हुआ तो कोई चेंज नहीं आया रीडिंग में, फिर 12 हुआ, फिर 13, फिर 15, फिर 18, फिर 19, तब तक कोई चेंज नहीं। जब 20 हुआ यानी कि 2 सेंटीमीटर, तब आपको रीडिंग मिली 20 न्यूटन। तो इसका रेजोल्यूशन कितना हो गया, 10 के बाद सीधा 20 पे मिल रही है, तो 10 mm हो गया इसका रेजोल्यूशन। वहीं आपका कोई दूसरा स्प्रिंग हो सकता है, दूसरा स्प्रिंग हो सकता है, ये कैसे आपको रीडिंग दे रहा है, ये आपको दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm पे ये दे रहा है आपको 10 न्यूटन। फिर 11 पे कोई चेंज नहीं, 12 पे कोई चेंज नहीं, 13 पे कोई चेंज नहीं, 14 पे कोई चेंज नहीं, 15 पे इसने दे दी 15 न्यूटन, फिर 16 पे कोई चेंज नहीं, 17 पे कोई चेंज नहीं, 18 पे कोई चेंज नहीं, 19 पे कोई चेंज नहीं, 20 पे इसने दे दिया 20 न्यूटन। तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो ज्यादा है, यानी कि ये 5 mm पे ही आपको रीडिंग दे रहा है, जबकि ये वाला जो स्प्रिंग था वो 10 mm पे रीडिंग दे रहा था। तो ये होता है रेजोल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रेजोल्यूशन।